हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुरभि और यश दोनों ही वेडिंग प्लानर थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से अनजान थे। जहां एक तरफ सुरभि बैंड बाजा वेडिंग प्लानर के नाम से अपना बिजनेस चलाती थी, वहीं दूसरी तरफ यश बारात घर ऑर्गेनाइजर के नाम से अपना बिजनेस चलाता था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी एक रोज यश अपने बारात घर में खड़ा होकर फोन पर बातें कर रहा था। तभी सुरभि वहां आती है और कहती है, एक्सक्यूज मी, आपका नाम ही यश है? जी मेरा नाम है यश। आप कौन? मैं सुरभि, बैंड बाजा कंपनी से वेडिंग प्लानर। एक्चुअली मेरे क्लाइंट ने आपका ये बारात घर अपनी बेटी की शादी के लिए बुक किया है। क्या आप मुझे एक बार ये पूरा बारात घर अच्छे से दिखा सकते हैं? मुझे इसे रेडी करना है आज रात की शादी के लिए। हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या आप अकेले ही पूरी शादी की डेकोरेशन करेंगी? आपके साथ कोई और तो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मैं सिर्फ अभी जगह देखने आई हूँ कि क्या और कैसे करना है। उसके बाद लोगों को बुलाऊंगी। पहले पता तो चले कि शादी की अरेंजमेंट करने के लिए आपका बारात घर कहीं छोटा तो नहीं। आप कैसी बात कर रही है मैडम? आप आसपास कहीं भी पता कर लीजिए, आपको हमारे बारात घर से बड़ा हॉल शादी के लिए और कहीं भी नहीं मिलेगा। लगभग ज्यादा से ज्यादा लोग शादी के लिए हमारे बारात घर को ही चुनते हैं। आप एक बार पता करके देख लो। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा काम है शादी के लिए हॉल की डेकोरेशन करना और ये देखना कि शादी में किसी भी चीज को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस अगर आपकी बातें पूरी हो गई हों, तो क्या अब आप मुझे अपना बारात घर दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, चलिए। वैसे भी सिर्फ हमारे बिजनेस का नाम अलग है, बाकी है तो दोनों एक ही, वेडिंग प्लानर। यश इतना कहकर सुरभि को अपने साथ लेकर जाता है और अपने बारात घर को अच्छे से दिखाता है। जिसके बाद सुरभि अपने साथ काम कर रहे लोगों को कॉल करके सामान समेत बुलाती है और कुछ देर में पूरे बारात घर को सजाने में लग जाती है। देखते ही देखते कुछ ही समय में पूरे बारात घर को अच्छे से सजा देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ यश आता है और अपने बारात घर की साज सजावट देखकर हैरान हो जाता है और उसकी तारीफ करने के लिए सुरभि के पास आता है, जहाँ वो उसे एक आदमी से बातें करता सुनता है। देखिए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने वादा किया था कि आप हमारी बुकिंग पर ही काम करेंगे, तो फिर आप ऐन मौके पर ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? कुछ देर में ही बारात आने वाली है, मेहमान आने वाले हैं। अगर केटरिंग वाले ही नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? मैडम देखिए, जितना पैसा आप हमें दे रही है ना, दूसरी जगह ना उतना ही काम करने पर ना हमें 4 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो भला हम आपके साथ काम क्यों करेंगे? एक शादी का सीजन ही होता है जब हम ना पैसा कमा सकते हैं, और आप चाहते हैं कि हम उसे भी खो दें। इसका मतलब मैं क्या समझू भैया कि आपकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है? जब आपकी बुकिंग हमारे साथ की थी तो आपने बिना मुझसे पूछे दूसरी जगह बुकिंग के लिए हाँ क्यों किया? क्योंकि ना हमें ना कहीं और उसी काम के लिए ना 4 गुना ज्यादा पैसे मिल रहे थे, इसलिए। आप ना मुझे माफ करिए, अभी आपके पास टाइम है तो आप ना किसी और कैटरिंग वाले को ढूंढ लीजिए। देखिए, ऐसा मत करिए। इतनी जल्दी मैं किसी अच्छी केटरिंग वाले का पता कैसे करूंगी? ऐसे तो हमारी बैंड बाजा कंपनी की बहुत बदनामी होगी। देखिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब है। माफ करो मुझे आप। केटरिंग वाला इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सुरभि अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाती है। तभी यश वहाँ आता है और कहता है, देखिए, मैंने आपकी और उस केटरिंग वाले की सारी बातें सुन ली हैं। आप चिंता मत करिए, आप शादी की और अरेंजमेंट देखिए। केटरिंग का काम मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा। लेकिन आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं, फिर भी मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप एक मेहनती लड़की हैं और मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ। मुझे पता है नाम बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन बिगड़ने में कुछ पल ही लगते हैं। सच में आपका काम बहुत अच्छा है। किसी और की लापरवाही की वजह से भला आपका नाम क्यों खराब हो? डोंट वरी। यश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और अपने कांटेक्ट में अच्छे केटरिंग वालों का पता करने लगता है। उसकी बातों से सुरभि को एक उम्मीद मिल जाती है। जैसे तैसे करके दोनों मिलकर पूरी शादी बिना किसी दिक्कत परेशानी के संभाल लेते हैं। शादी में आने वाले सभी मेहमान डेकोरेशन से लेकर केटरिंग तक हर चीज की बहुत तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर यश और सुरभि को भी बहुत खुशी होती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के पार्टनर्स भी। एक रोज सुरभि अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी। तभी यश अपनी दोस्त
दीपिका को लेकर वहाँ आता है और कहता है, लीजिए मैडम, आज फिर मैं आपके लिए एक क्लाइंट और लेकर आया हूँ। इनको अपनी कंपनी की बेस्ट वेडिंग स्टाइल के बारे में बताइए। थैंक यू। आपका नाम क्या है और आप अपनी शादी में किस टाइप की डेकोरेशन चाहती हैं? मुझे ये सब नहीं पता है। मुझे तो बस इतना पता है कि आप मेरी दोस्त यश की पार्टनर हैं और मैंने इसके मुंह से आपकी बहुत तारीफ सुनी है कि आप बहुत अच्छी वेडिंग प्लानर हैं। तो आपको जो पसंद हो आप वैसे ही डेकोरेशन कर सकती है मेरी शादी की। थैंक यू सो मच, बट फिर भी आप कुछ तो बताइए कि आपको क्या पसंद है। तुम तो जो भी करोगी बेस्ट ही करोगी, मुझे इतना पता है। और बाकी अगर कोई कमी हुई, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारा पार्टनर बनकर। वैसे यश ने मुझे आपके बारे में बहुत सी बातें बताई, बहुत तारीफ करता है आपकी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जब आप दोनों शादियों के सारे काम मिलकर करते हैं, एक पार्टनर की तरह, तो अपनी कंपनी का नाम अलग अलग क्यों रख रहे हैं? दोनों कंपनी को मिलाकर एक नाम क्यों नहीं बना लेते, जैसे बैंड बाजा बारात? कैसा है? नाइस, अच्छा नाम है। हम दोनों मिलकर बैंड बाजा बारात के नाम से एक कंपनी चलाएंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो खुश हूँ। तो फाइनली मेरी शादी की सारी अरेंजमेंट बैंड बाजा बारात कंपनी ऑर्गेनाइज करेगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है, बाकी चीजें आपको यश समझा देगा। दीपिका इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद यश और सुरभि मिलकर दीपिका की वेडिंग प्लानिंग में लग जाते हैं। समय बीतता है और समय के साथ ही शादी का दिन आता है। दोनों मिलकर दीपिका की शादी के सारे डेकोरेशन बहुत अच्छे से करते हैं। लाइटिंग से लेकर केटरिंग तक हर चीज परफेक्ट होती है। सभी को शादी की अरेंजमेंट बहुत पसंद आती है और वहीं से उन्हें और भी शादी के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं। धीरे धीरे समय के साथ उनकी बैंड बाजा बारात कंपनी शहर की बेस्ट वेडिंग प्लानर कंपनी बन जाती है। समय बीतता है, तभी एक रोज सुरभि की मां नीलम यश को मिलने के लिए घर बुलाती है और कहती है, कब तक तुम दोनों दूसरों की ही शादी करवाते रहोगे? करियर तो सेट कर लिया है, अब लाइफ भी सेट करोगे शादी करके, या पूरी जिंदगी शादी ही नहीं करोगे? माँ, आप भी ये क्या बातें लेकर बैठ गई? आपने यश को इसलिए मिलने के लिए बुलाया है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तेरी उम्र की सभी लड़कियों की शादी हो गई है और अब मैं भी अपनी बेटी को दुल्हन बनते हुए देखना चाहती हूँ। देखो बेटा, मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता, इसलिए मैं सीधे सीधे पूछ रही हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो या नहीं? आंटी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? ऐसे अचानक मैं कैसे किसी सवाल का जवाब दे दूं? अभी तो हम दोनों ने अपना करियर शुरू किया है, सब अच्छा चल रहा है। बेटा, मुझे लगा कि शायद तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो, इसलिए पूछा। लेकिन अगर तुम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैंने सुरभि के लिए लड़का देख रखा है। अब मुझे बस अपनी बेटी की शादी करनी है। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं सुरभि की शादी किसी और लड़के से करवा दूंगी। नहीं नहीं आंटी जी, मैंने कब मना किया शादी के लिए? मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। मैं सुरभि को बहुत पसंद करता हूँ और मुझे इसे शादी करने में कोई भी परेशानी नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन क्या सुरभि भी मुझसे शादी करना चाहती है? यश की बात सुनकर सुरभि और नीलम हंसने लगते हैं, जिससे उसे अपने सवालों का जवाब मिल जाता है। जिसके बाद नीलम यश और सुरभि की शादी बड़े धूमधाम से करवाती है। इस तरह से यश और सुरभि बैंड बाजा बारात कंपनी के पार्टनर्स बनने के साथ साथ लाइफ पार्टनर्स भी बन जाते हैं। पल्लवी और उसका पति अमर किसी से बचकर भाग रहे होते हैं और भागते भागते वो लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग के एक कमरे में चले जाते हैं, जहां हल्की सी रोशनी होती है और अमर अपने फोन की लाइट जलाकर पल्लवी से कहता है, लगता है हम किसी शोरूम या मॉल में हैं। वाओ, कितने अच्छे कपड़े हैं यहाँ, चलिए ना ट्राई करते हैं। पल्लवी, तुम पागल वागल हो क्या? यहाँ हम पुलिस से छुपते फिर रहे हैं और तुम बोल रही हो कि इन कपड़ों को ट्राई करते हैं। अमर जी, आप मेरी बात सुनिए, हम अपना हुलिया चेंज कर लेंगे, फिर वो पुलिस वाले हमें पहचान नहीं पाएंगे और हम अपनी बेगुनाही का सबूत भी ले आएंगे। पल्लवी का ये आइडिया अमर को बहुत पसंद आता है और वो दोनों एक एजेंट का भेष बनाकर वहाँ से बाहर निकलते हैं। साथ ही पुलिस की नजरों से बचकर एक होटल की खिड़की से होटल के अंदर चले जाते हैं और होटल के किचन में जाकर वो अपने और अमर की बेगुनाही के सबूत ढूंढने लगती है। ऐसे में जब उसे सबूत मिलता है तो वो बोलती है, अमर जी, हमारी बेगुनाही का सबूत मुझे मिल गया। तभी पल्लवी की सासू माँ वहाँ आती है और उसके मुंह पर पानी मारते हुए उससे बोलती है, अरे ओ महारानी, सूरज सर पे आ गया, सुबह के 10 बज चुके हैं, तेरी तो आँख ही नहीं खुली अभी तक। क्या माँ जी,
इतना बढ़िया सपना देख रही थी मैं, आपने एंड मौके पर जगा दिया और मेरा सपना खराब हो गया। अरे करमजली, सपने देखने के अलावा कुछ और भी कर लिया कर। रात में अमर के ऑफिस से कुछ लोग आ रहे हैं, तू उनका स्वागत करने के अलावा यहाँ बैठी बैठी सपने देख रही है। चल जाकर काम कर। माँ जी, सपने देखने में कोई बुराई थोड़ी ना है। सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे? सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने देखने के पीछे आलसी बनना, दिन भर सोना, ये बहुत गलत है। चल जल्दी उठ और घर का सारा काम कर। आई बड़ी सपने देखने वाली। पल्लवी महारानियों की तरह अपने बिस्तर से उतरकर फ्रेश होने चली जाती है और उसके बाद किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते वो एक बार फिर से अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है और सोचने लगती है, साथ ही साथ बड़बड़ाने भी लगती है कि वो एक बहुत ही बड़े घर की बहू है, जहाँ उसे एक नौकर उसके लिए बेड पर ही जूस लेकर आता है और उससे कहता है, बेबी जी, ये आपका जूस, और आज लंच में क्या बनाना है वो भी बता दीजिए। एक काम करो, शाम को पिज्जा बना दो, बिकॉज यू नो मुझे पिज्जा कितना पसंद है। और बाकियों से पूछ लो, उन्हें जो पसंद है वो बना दो। और हाँ, माली ने पौधों को पानी दिया? इसके बारे में मुझे नहीं पता है बेबी जी। ठीक है, कोई नहीं, मैं खुद ही जाके देख लेती हूँ। इतना बोलकर वो जूस का ग्लास एक टेबल पर रखकर अपना चश्मा उठाकर सर पर लगाकर घर के बाहर अपने गार्डन में जाकर फूलों को देखती है, जिसमें से उसका फेवरेट गुलाब का एक पौधा मुरझाया हुआ होता है। ये देखकर वो अपने सभी नौकरों को आवाज लगाकर बोलती है, रामू, राजू, चीकू, माली काका, कहाँ मर गए सारे के सारे? यहाँ अभी के अभी। अरे आप लोगों की वजह से मेरा ये रोज का पौधा रोज की तरह मुरझा गया है। सारे नौकर उसके सामने सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं और पल्लवी जोरों से उन्हें डांटना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर कुसुम उसके पास आती है और उसकी कमर पर मुक्का मारकर उससे कहती है, हे भगवान, ये तो फिर से सपने की दुनिया में खो गई। अरे करमजली नासपिटी, निकल जा अपने ख्याली पुलाव से बाहर। हाँ माँ जी, ख्याली पुलाव तो कब का बन गया, बस आटे की सब्जी बनानी है। नासपिटी, तभी बोलती हूँ तुझे होश में रहा कर और सपनों की दुनिया से बाहर निकल, क्योंकि आटे की कभी सब्जी नहीं होती। पर हाँ, ख्याली पुलाव तो तुझसे बेहतर कोई बना ही नहीं सकता। सॉरी माँ जी, मेरा मतलब था कि बस रोटी बनानी बाकी है, बाकी सब कुछ बन गया। अरे मुझे तो डर लगता है कहीं तू सपने में ही कुछ कर ना दे, जब देखो तब सपनों में ही खोई रहती है। अरे माँ जी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप जानती हो ना, ये आदत है मेरी। जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि सपनों से निकल और हकीकत में जी, नहीं तो एक सपना मैं भी रोज देखती हूँ कि तुझे घर से रफा दफा कर दूं। सोच ले, अगर ये सपना सच हो जाए तो सोच ले तेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे तेरे लक्षण ठीक नहीं लगते। तभी पल्लवी डरते हुए उससे कहती है, माँ जी, आपको तो बस यही लगता है कि मैं हमेशा ख्याली पुलाव ही बनाती हूँ। अरे मैं अपने सपनों को पूरा भी कर सकती हूँ, बस भगवान साथ दे तो। बहू, तुझे सपना देखना ही है ना तो तू देख, पर ऐसे सपने मत देख बहू कि वो पूरे ना हो सके, क्योंकि जब सपने टूटते हैं ना तो बहुत दुख होता है। और जिस तरह के तेरे सपने हैं वो सिर्फ सपनों में ही पूरे हो सकते हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बेटा इसीलिए अपना काम पर ध्यान दे, इन सपनों की दुनिया से बाहर निकल। ये सब बोलकर कुसुम वहाँ से चली जाती है और रात को अमर के ऑफिस के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं, जहाँ पल्लवी उन सभी के लिए खाना लाती है कि तभी उसका एक दोस्त अंकित अमर से कहता है, यार तू भाभी को कहीं लेकर क्यों नहीं जाता, बेचारी कितना काम करती हैं। यार इतनी सैलरी भी तो होनी चाहिए ना, अब तुझे तो पता ही है ना अपनी सैलरी कितनी कम है, और वैसे भी तेरी भाभी अपने सपनों में ही हर जगह घूम लेती है, तो उसको कहीं जाने की क्या ही जरूरत है। दोनों दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं, पर पल्लवी अंकित की ये बात सुनते ही एक बार फिर से अपने सपनों में खो जाती है, जहाँ वो अमर के साथ आउट ऑफ द इंडिया गई होती है और अमर उसे एक मॉल में ले जाकर शॉपिंग करवा रहा होता है और बोलता है, ओहो मेरी जान, बोलो अब कहाँ जाना है? बेबी, फिर अब हम किसी फेमस से होटल में खाना खाएंगे, उसके बाद घूमी घूमी करेंगे और फिर ढेर सारा रोमांस करेंगे। पल्लवी अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई होती है कि तभी अंकित उससे कहता है, भाभी जी क्या हुआ, आप फिर कहीं खो गए क्या? कुछ
कुछ भी तो नहीं, वो तो मैं बस कुछ सोच रही थी। कोई बात नहीं भाभी जी। वैसे अमर मुझे बता रहा था आपको सपने में जीने का शौक है, तो आप अपने सपने पूरे क्यों नहीं करती? सपने तो बस सपने होते हैं अंकित भैया, और अकेले सपने देखूंगी तो उन्हें पूरा कैसे करूंगी। और वैसे भी इनको और सासू माँ को तो मेरा सपने देखना भी पसंद नहीं है, तो उन्हें पूरा कैसे करूं। इसलिए बस अपनी ख्याली दुनिया में ही मैं एक अच्छी जिंदगी जी लेती हूँ। पल्लवी की ये बातें सुनकर अमर को उसकी बातों की गहराई समझ आती है। वहीं अंकित पल्लवी को ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताता है कि आखिर किस तरह पल्लवी घर बैठे बैठे अपना खुद का बिजनेस कर सकती है, जिस पर पल्लवी उससे कहती है, पर भैया मुझे कुछ नहीं पता इन सब के बारे में, मैं अकेली कैसे कर पाऊंगी। भाभी आप अकेली कहाँ हो? अमर है ना, और मैं भी हूँ। पल्लवी तुम सपने देखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ देने के लिए। अब हम दोनों एक साथ मिलकर तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करेंगे। जिसके बाद अमर अब पल्लवी का साथ देता है और हस्बैंड वाइफ मिलकर ऑनलाइन कपड़ों का बिजनेस शुरू करते हैं। और देखते ही देखते उनका ये बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। पल्लवी दिन रात मेहनत करती है और धीरे धीरे वो अपना अमीर बनने का सपना पूरा कर लेती है। और अब उसके पास खुली आंखें तो क्या, बंद आंखों से भी सपने देखने का टाइम नहीं होता। अपनी बहू की कामयाबी देखकर कुसुम बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ वक्त के बाद पल्लवी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। 9 महीने पूरे होने के बाद वो एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम वो सपना रखती है। और फिर सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।